Good morning, students. This is the second video of Principle of Management. Yes, students, in this session, I am going to explain about the scientific management. Yes, students, हम इस वीडियो में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, हम इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक साइंटिफिक, दूसरा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप जानते हैं जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि मैनेज करना मैन को टैक्टफुली। या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट वो कॉन्सेप्ट्स होता है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग के कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। अब इसके साथ में साइंटिफिक वर्ड लग रहा है, इसका मतलब हम मैनेजमेंट के साथ में साइंस को भी इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हम ऑर्गेनाइजेशन की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें, जहाँ पर हम अपने जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग यानी एक मैन पावर को या एक एम्प्लॉय को या एक लेबर को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें जब हम मैनेजमेंट के साथ साइंस के प्रिंसिपल्स को, कॉन्सेप्ट्स को, टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं उसको हम प्रॉपर वे में इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे और मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट लेने में हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट सिंपल सा वो कॉन्सेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम साइंस के प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, टूल्स को, इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को, मेथड्स को और मैन पावर को यूज़ करते हैं ताकि हमारा वेस्टेज ना हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हमारी इफ़िशेंसी, आउटपुट 100% क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकें। और इस तरीके से कहा भी गया है कि लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, हैंस इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज़ ऑलवेज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हर एक काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो जब हम मैनेजमेंट के साथ साइंटिफिक या साइंस के कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे तो हमें हर एक काम करने का एक बेस्ट तरीका मिलेगा और इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के, फैक्ट्री के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी टेलर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी कुछ बताया। और आज की डेट में टेलर के दिए गए प्रिंसिपल्स को, टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। मैं आपको ब्रीफ में टेलर के बारे में बताना चाहूँगा कि टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा गया है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के साथ साइंस को जोड़ा है और बहुत अच्छे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशेंसी बढ़ेगी, आउटपुट मैक्सिमम हम प्राप्त कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव कर सकता है। जैसा आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि टेलर 1856 में यूएस में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्टीफन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1883 में बी किया था और इन्होंने इस फील्ड में यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के तरीके से, इस रूप में बहुत काम किया और आज भी इनके प्रिंसिपल्स को, इनकी टेक्निक्स को इवन एमबीए और बीबीएस में पढ़ाया जाता है। यस स्टूडेंट्स, अब हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी उन प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको टेलर ने दिया था, FW टेलर ने, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहे जाते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी scientific study and analysis of each element of job rather than adopting
old rule of the thumb approach on a hit and miss method, encourage thinking before doing। इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रिंसिपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलर ने कहा था कि हमें रूल ऑफ थंब को यूज़ नहीं करना है। रूल ऑफ थंब हम जो ट्रेडिशनल वे में ओल्ड मेथड से, ओल्ड टेक्नोलॉजी से जो काम यूज़ करते थे, जो टेक्निक यूज़ करते थे, उसको आउटडेटेड मानते हुए उन्होंने कहा कि हमें साइंस को यूज़ करना है, हर चीज़ में हमें साइंस अप्लाई करना है। इन्होंने आगे कहा कि देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एन एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। यानी हम कोई भी टास्क, कोई भी जॉब, कोई भी वर्क करते हैं तो उस काम के करने के पहले हमें उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए। एक एक एलिमेंट जो जॉब से रिलेटेड है उसका एनालिसिस करना चाहिए। हम ओल्ड रूल, ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो अडॉप्ट करते हैं उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हम पहले ट्रेडिशनल वे में, जिसे हम बोलते हैं कि रूढ़िवादी तरीके से काम करते चले आते थे, जिसमें हिट एंड ट्रायल, हिट एंड मिस मेथड होता था, जिससे हमारे रिसोर्सेस का वेस्टेज होता था, मैन पावर की इफ़िशेंसी डाउन होती थी, मशीन्स हमारे प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते थे। इसलिए टेलर का कहना था कि हम हर चीज़ में साइंस का इस्तेमाल करें, साइंटिफिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हुए हम साइंस को ज़्यादा स्ट्रेस दें और कोई भी काम करने से पहले हम उसके बारे में सोचें, साइंटिफिक तरीके से उसको प्लान करें, उसके बाद हम उस काम को अंजाम दें। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने जो दिया, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें लिखा गया है स्लाइड में, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक मैनेजमेंट होता है, दूसरा वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के रूप में हम जिसे जानते हैं। दोनों के बीच में अगर एक हेल्दी रिलेशन होंगे, हार्मोनियस रिलेशन होंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो वर्क इफ़ेक्टिव तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। उनका कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए दोनों का बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, हेल्दी रिलेशन, हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। यानी उनके बीच में कंट्रोवर्सी, क्लैशेस, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स या एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक हेल्दी रिलेशन नहीं है, डिस्कॉर्ड है, तो इस कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं गेन कर सकता। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टीज आते रहेंगी। तो इसलिए उनका कहना था ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई हैं यानी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, इनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के बारे में समझें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को समझकर काम करने की कोशिश करें। अगर एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, इनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन अगर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, स्मूथ वे में वर्क फ्लो होता रहेगा। और जब प्रॉपर वे में मैक्सिमम आउटपुट मिलता रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, मैन पावर को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, वर्कर्स को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर अचीव नहीं हो पाता है तो उस कंडीशंस में जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी, मॉनेटरी बेनिफिट्स, दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएगी। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर ही वर्कर्स के अच्छे बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स ही डिपेंड करते हैं। तो इसलिए जब दोनों में हेल्दी रिलेशन होंगे, हार्मोनियस रिलेशनशिप होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वे में काम होता रहेगा और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अच्छे तरीके से अचीव हो जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, मैनेजमेंट के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। यस स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा प्रिंसिपल देखने जा रहे हैं जो टेलर ने दिए था, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, यहाँ पर उसी प्रिंसिपल को एक्सटेंड किया गया है जिसके बारे में
हमने पहले देखा था। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए उस ज़माने में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा थी। ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा रोल हुआ करता था, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली स्मूथ वे में वर्क नहीं कर पाता था और दोनों सफ़र करते थे, मैनेजमेंट भी और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी। इसलिए टेलर का कहना था कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए एक बात यहाँ समझने की है कि हर एक वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के अपने पर्सनल गोल, टारगेट, एम होते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपके पर्सनल गोल तभी अचीव हो पाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअलिज्म सिर्फ आप अपने बारे में मत सोचिए, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेजर गोल है, जो मेजर टारगेट है, उसको अचीव करने में मदद करिए। वो टारगेट, वो गोल अचीव हो जाएगा तो आपका पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था नॉट इंडिविजुअलिज्म। उन्होंने कहा था कि हमें ग्रुप एफर्ट्स पे विश्वास करना चाहिए और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एक प्रॉपर वे में कॉपरेशन होना चाहिए। जब कॉपरेशन होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो एवरीथिंग शुड बी इन द स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वे। हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करेगी, रन करेगी और इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल आसानी से अचीव होगा। तो इस चीज़ पे उन्होंने जोर दिया कि कॉपरेशन पर, टीम वर्क पर हम स्ट्रेस दें, ना कि इंडिविजुअलिज्म पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिया, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर का कहना था द मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली the management should scientifically select the workers, assign job as per their physical, mental and intellectual capabilities and potentials and train them as per the job requirement। टेलर का कहना था जब भी हम किसी वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो हमें उसे साइंटिफिकली तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए। उसका फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उसकी पोटेंशियलिटी सब वेरीफाई, चेक करना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी वर्कर को, एम्प्लॉय को ब्लाइंडली सेलेक्ट कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, उसमें अगर उस काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी नहीं है तो वो फिज़िकली, मेंटली अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए टेलर ने इस चीज़ पर स्ट्रेस दिया कि जब भी हम किसी वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं तो हमें साइंटिफिक वे में उसको सेलेक्ट करना चाहिए और जो जॉब है, जो टास्क है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम ट्रेन करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम वर्क के हिसाब से या जॉब प्रोफाइल के हिसाब से एम्प्लॉय को नहीं सेलेक्ट करते और कई बार ये देखने में आता है कि वो वर्कर, वो एम्प्लॉय उस वर्क के लिए फिट नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर होता है, अच्छा मैन पावर या अच्छा वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर रहा है तो उसके पीछे जो मैन पावर काम कर रहे हैं, जो एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मेन कंट्रीब्यूशन उन मैन पावर का, एम्प्लॉय का होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे उसके जो वर्कर, उसके एम्प्लॉयज़, उसके मैन पावर हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए पावर को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स माना गया है। आप जस्ट सोचिए कि दो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं, एक एक्स लिमिटेड है, दूसरा वाई लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड भी 10 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वाई लिमिटेड भी 10 लाख से स्टार्ट कर रहा है। दोनों के पास एक जैसी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन मैन पावर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस दिला देता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को फेल कर देता है। तो इसलिए टेलर का कहना था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए मैन पावर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम किसी मैन पावर को सेलेक्ट करते हैं तो हमें साइंटिफिकली उसका बैकग्राउंड जॉब के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चेक करना चाहिए, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा कि टेलर ने प्रिंसिपल्स जो दिए थे उसमें 4 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। भले ही ये ट्रेडिशनल
हो गए। टेलर ने कई साल पहले इन कॉन्सेप्ट्स को, इन प्रिंसिपल्स को दिया था, लेकिन आज भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को साइंटिफिक वे में हम यूज़ कर रहे हैं और आज की डेट में बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे भी ये टेलर के कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आप इसको समझिए और कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।